गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने लुईस बिंदु संरचनाओं के बारे में जो पिक्चर्स भेजे गए थे उस पर आपने कमेंट दिए कि सर ये वाला हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उन यौगिकों की लुईस बिंदु संरचनाओं का बारे में आज बात किया जाएगा। तो लुईस बिंदु संरचनाएं कैसे बनाती हैं, उन्हीं कुछ यौगिकों की बात करते हैं जो आप द्वारा दी गई थी कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कैसे लुईस बिंदु संरचनाएं बनाई जाती हैं। सबसे आसान तरीके बताए जाएंगे। आप चाहेंगे तो जो घेरा वाला जो सिस्टम है वो वाला आप घेरे द्वारा बनाइए, चाहे ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। कहीं सर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी होता है, तो इसका क्या होता है? डाइमर होता है। हम बात करेंगे। कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है ये विषम इलेक्ट्रॉन अणु हैं। कैसे हैं? ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कहता है सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कहते हैं सर 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहाँ पर कहता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इसी कारण से इसे विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहा जाता है। विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहा जाता है। बात करते हैं इसमें, तो ध्यान से देखिएगा, ये अपने डाइमर बना के एग्जिस्ट कर सकता है। ये देखिए, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। आपने बना दिया, 5 आपने बना दिया। इस नाइट्रोजन की एक ही नाइट्रोजन है। कह रहा है कि सर अष्टक पूरा करने के लिए यह ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करेगा। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करा दीजिए। कह रहा है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर चुका है, तो कह रहा है कि अब क्या करेगा? तो कह रहा है एक ऑक्सीजन परमाणु को यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा और अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन रखा रह जाएगा। इसी कारण से इसे भी क्या कहा जाएगा? विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहा जाएगा। ये दोनों अपने डाइमर बनाते हैं। तो कैसे ऐसा डाइमर बनता है? तो देखो, ये N2O2 के रूप में आता है और ये N2O4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो कैसे? ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साझेदारी कर लिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना, यह 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ साझेदारी कर लेता है और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में तो आपने पढ़ा ही है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सहसंयोजक बंध बनाता है दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ। उसके बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका सबका अष्टक पूरा हो गया। जो अष्टक पूरा हो गया एग्जिस्ट करेगा। अब कह रहा है कि सर इसका जो डाइमर है वो है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये कैसे एग्जिस्ट करता है? तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो आपने पढ़ा है कि सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह कहता है कि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ साझेदारी करके अष्टक पूरा कर लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वो दूसरे ऑक्सीजन को दे देता है, जिसका अष्टक भी पूरा हो जाता है। ये वाली आपने संरचना बना ली। कहता है कि ये वाला दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़कर 1-1 इलेक्ट्रॉन की फिर साझेदारी कर लेता है। जो उसका विषम इलेक्ट्रॉन अणु है वो दूसरे NO2 के साथ साझेदारी कर लेता है और अष्टक पूरा कर लेता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके ऑक्सीजन के साथ साझेदारी कर लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। देखिए कितने ऑक्सीजन हैं? 1 2 3 4। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड होता है। आते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कह रहा है कि सर इसकी संरचना कैसी होती है? ध्यान से देखिएगा।
नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहता है सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बना दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा। अब कहता है कि सर 3 ऑक्सीजन है, तो कहता है ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहता है कि सर 6, 2 साझेदारी कर लिया इसके साथ। फिर कहता है कि सर ध्यान से देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी साझेदारी कर लिया, स्टेप पूरा कर लिया अपना। देख रहे हैं आप, साझेदारी करने के बाद जब एक और ऑक्सीजन बचता है तो कहता है कि उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, आपका नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की संरचना बन जाएगी। आते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसको आपने पूछा था तिवारी जी। ध्यान से देखिए कैसे बनाए थे हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 और 5। कहता है दूसरे वाले नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं सर 6 इलेक्ट्रॉन, साझेदारी कर लेगा। ऑक्सीजन एक संतुष्ट हो गया। कहता है कि सर फिर क्या करेंगे, कहता है ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करा दीजिए, अष्टक पूरा हो गया उस ऑक्सीजन का। फिर इस ऑक्सीजन के साथ भी साझेदारी करा दीजिए, अष्टक पूरा हो गया। और एक कोऑर्डिनेट से इस ऑक्सीजन को दे दीजिए, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। एक ऑक्सीजन को ये वाला नाइट्रोजन दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से साझेदारी का इलेक्ट्रॉन बन जाएगी संरचना क्या, NO, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की संरचना हो गई। इसी तरह आप जो भी आप बात करें, ये और ये की बात, आपको P2O3 की संरचना बनानी हो, P2O5 की संरचना बनानी हो, मतलब फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की लुईस बिंदु संरचना बनानी हो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की संरचना बनानी हो, तो सेम इसी तरह क्या करोगे, ध्यान से देखिए। आपने सब नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए। हम आपको बताने जा रहे हैं, आप वीडियो को बैक करके सारी संरचनाओं को बना लीजिएगा। आप समझाने में आते हैं। P2O5 बनाना है तो फास्फोरस की जगह क्या कर दीजिएगा, ध्यान से देखिए, इसकी संरचना यहाँ से, जहाँ नाइट्रोजन है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है नरेंद्र प्रसाद आज सुबह के, ये कई परिवार के सदस्य हैं ना, इसमें से कोई भी तत्व आ जाएगा, इसी तरह संरचना बना दीजिएगा। यहाँ नाइट्रोजन वहाँ फास्फोरस लिख दीजिएगा, तो देखिए P2O3 की संरचना बन गई। कह रहा है कि सर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की बनानी है, तो जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ पर क्या कर दीजिए, फास्फोरस कर दीजिएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की संरचना बन जाएगी। ये आपको जानना था। अब आते हैं और कुछ संरचनाओं के बारे में, उनको भी बता दें। हमने आपको KMnO4 की संरचना पूछी, नहीं आया, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। इसमें एक डी ब्लॉक का तत्व है जो परिवर्तित संयोजकताएं प्रकट करता है। मैग्नीज के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो ध्यान से देखिए, आर्गन 4s2 3d5 5 और 2 7। मैग्नीज के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मान लीजिएगा, 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कि नहीं हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहता है कि पोटेशियम जो होता है ना सर, पोटेशियम हम प्रबल धन विद्युतीय तत्व होता है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रबल धन विद्युतीय के कारण देने का गुण रखता है, यहाँ चार्ज ट्रांसफर होता है। अब कहता है सर ऑक्सीजन परमाणु, तो कहता है ऑक्सीजन जब देखिए 7 था, 1 ले लिया, पूरा हो गया ना। ध्यान से देखते रहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन संतुष्ट।
कह रहा है कि सर उसी तरह दूसरा वाला ऑक्सीजन भी क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, संतुष्ट। लेकिन कहेंगे सर धातु धातु को नहीं देगा। कंडीशन आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने गलती किया क्या, एकदम किया। ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, साझेदारी कर ली, स्तर पूरा हो गया। अब ये पोटेशियम आयन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। हमने आपको पढ़ाया होगा कि प्रबल धन विद्युतीय तत्व यदि आपको 7th ऑक्सीजन या सल्फर के साथ बनाते हैं तो कौन सा बंध बनाते हैं, तो आपको बताया गया वैध संयोजक बंध या आयनिक बंध बनाता है। तो यहाँ पे आयनिक बंध बना, ध्यान से देखिए, ये वाला ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन को देते ही इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। होने का तात्पर्य आपकी संरचना कैसी होगी, MnO पे माइनस जो किसने लिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो गया। पोटेशियम ने दिया है, आप जानते हो, लिखते भी हो K प्लस MnO4 पे माइनस। तो आपको संरचना बनानी है, MnO4 माइनस की आएगी तो ये वाला बना देना, पोटेशियम के साथ के MnO4 बनाना होगा तो ये बना देना। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार और प्रयास करिएगा बनाने का, फिर नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। फिर देख लीजिए मैग्नीज के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम ने दिया ऑक्सीजन को, क्योंकि प्रबल धन विद्युतीय है, ऋण विद्युतीय तत्व को देगा, आयनिक बंध बनाए, आयनिक बंध बन गया। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ पे सहसंयोजक बंध बना। और समझाते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। एक और इस तरह का यौगिक ले लें, ध्यान से देखिएगा, K2Cr2O7 वो था आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान से देखिए। क्रोमियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो याद करिए, हमने अभी आपको बताया आर्गन 4s1 3d5। एग्जाम्पल आपका क्या है, ये अपवाद है क्रोमियम, फिर भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखला रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अब कहता है कि सर ध्यान से देखें, एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ साझेदारी करेगा, ये भी किसके साथ साझेदारी करेगा, ऑक्सीजन परमाणु के साथ साझेदारी करेगा, करा दीजिए। इसका अष्टक पूरा हो गया। दूसरा वाला क्रोमियम आता है, कहता है कि मेरा भी अष्टक पूरा करा दो, तो सेम उसकी भी कंडीशन ऐसी रहती है, साझेदारी कर लिया। एक इधर देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया, अष्टक पूरा हो गया। इस क्रोमियम का भी अष्टक पूरा हो गया। कहता है कि सर जी अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन एक ऋण विद्युत तत्व है, पोटेशियम आयन क्या है, प्रबल धन विद्युत तत्व है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यह दान दे देगा। ध्यान से देखिए, हम चिन्ह का अंतर करा रहे हैं। लुईस बिंदु संरचनाओं में चिन्ह का बहुत जबरदस्त फर्क होता है। यहाँ पर भी पोटेशियम आयन पे प्लस दिखला रहे हैं, और प्लस का मतलब होता है दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शाने का प्रयास किया। अब कहता है कि सर जी ऑक्सीजन 7 को अलग, 1 2 3 को तो बन गया, 4 को कैसे बनेगा, तो कहता है कि क्रोमियम क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जोड़ देगा ऑक्सीजन परमाणु अपने साथ। लीजिए इधर ये भी क्रोमियम है, ये भी क्या कर देगा, अपने से जोड़ देगा। ये भी क्या कर लेगा, ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ देगा। लीजिए आपका बन गया, तो कैसे बन गया सर, देखिए K प्लस O पे माइनस Cr, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cr, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, और K फिर क्या हो गया,
प्लस, आप जानते हो इसको लिखते हैं 2k पे प्लस Cr2O7 पे 2 माइनस, यही है आप 2 माइनस का मतलब 1 माइनस 2 माइनस हो गया, अब 2k प्लस तो दिख ही रहा है। तो इससे पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना भी आपने पढ़ लिया। इसी के साथ साथ आप जितने भी इसमें यौगिक दिए गए हैं उनकी संरचनाएं बनाने का प्रयास करिएगा। एक आध और बनाते हैं तो बना देते हैं, ध्यान से देखिए। बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड देगा तो कैसा देगा, A4FeCN6, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसमें देखिएगा ध्यान से, आयरन है, आयरन के बारे में कक्षा में कितने, तो आपको पहले ही पढ़ाया गया है 4s2 3d6। ध्यान से देखिए यहाँ पर Fe किस अवस्था में है, 2+ अवस्था में है, तो 2+ का करने जाएंगे तो क्या बनाएंगे, आर्गन 4s0 3d6। आयरन के बारे में कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ध्यान से देखते रहिए। जो Cn होता है, साइनाइड आयन होता है, वह 3 नाइट्रोजन परमाणु के साथ कार्बन दूसरा जुड़ा होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके साथ क्या करता है, साझेदारी करता है। और 4k पे क्या हो जाएगा, उतना प्लस। ये आपकी जटिल संरचनाओं की बात भी आई। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, दिया है, तो इसको भी यहाँ दर्शाना चाहिएगा तो दर्शा सकते हैं। तो ये किसका है, प्लस वाले का इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप नहीं दर्शाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए हमारी तरफ, 4k प्लस Fe पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cn, 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 ये भी आपकी संरचना हो सकती है। चलिए, आप ये संरचना भी लिख सकते हैं और ये भी संरचना बता सकते हैं। कक्षा 12 में आएंगे तो उपसह संयोजन यौगिक पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर आपको बताएंगे यह धातु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और ये लिगेंड होते हैं, लिगेंड दाता परमाणु होती हैं, और ये क्या है, बड़े कोष्ठक के बाहर के जो आयन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या मतलब बाहरी कोश के धनायन या ऋणायन की बात होती है। तो जो इस कोष्ठक के अंदर होते हैं वही संकर यौगिक होते हैं, और जो बाहर के आयन होते हैं वो सिंपल धनायन या ऋणायन होते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि उपसह संयोजन यौगिकों में आपका वैध संयोजक यौगिकों का गुणधर्म और सहसंयोजक यौगिक दोनों का गुणधर्म पाया जाता है। तो आपने ये भी बना लिया। इसी के साथ साथ उपसह संयोजन यौगिक बनाने की जो लुईस बिंदु संरचनाएं बनाने की जो बात हुई, आप जो पूछेंगे वो बताए जाएंगे। इसके अलावा आपको नेक्स्ट टॉपिक द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया जाएगा, जिसके आधार पर आप बतलाएंगे कि अणु कौन से आपके अध्रुवी अणु होंगे या अध्रुवी सहसंयोजक यौगिक होंगे और कौन ध्रुवी सहसंयोजक यौगिक होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।